everyone, welcome to GeoIS. Today we will be discussing the rise of the Mahajanpadas. In short, we will be understanding about the Magadhan Empire. हम मगधन एम्पायर के बारे आज बात करेंगे. अब गाइज इस मगधन एम्पायर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो राजा के राज के साथ हमें धीरे धीरे देखना है कि किस तरह से जो हमारा मगधन एम्पायर है वो बड़ा होता है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द डिटेल्स, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके पहले जो हमने 5 वीडियोस निकाले हैं उसे भी आप देख लें, बिकॉज आप यहाँ पर क्या देखोगे कि रिलीजन का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. सो नाउ लेट अस, मैं इसके बाद आपको ये मैप दिखाना चाहती हूँ. देखो, हम सबने पढ़ा था कि लेटर वैदिक एज में हम सबने पढ़ा था किस तरह से महाजनपदास बने थे. यस. सो सबसे छोटा क्या पार्ट रहता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द कुल. कुल का मतलब होता है फैमिली, और फैमिली का जो हेड होता है उसे कहा जाता है गृहपति. यस. उसके बाद कुल के बाद आप क्या देखते हो, आता है ग्राम. ग्राम के हेड का नाम होता है ग्रामानी. ठीक है. विलेजेस, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म अ विलेज. दिस विलेज इज नोन एज अ ग्राम. द ग्राम इज हेडेड बाय अ ग्रामानी. ठीक है. इसके बाद आप क्या देखते हो, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस साथ मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं. इस डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं वीसा. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट विच इज नोन एज अ वीसा. द हेड ऑफ अ वीसा इज अ वीसापति. ठीक है. इसका हेड कौन है? वीसापति. इसके बाद मैं देखती हूँ, वीसा के बाद आता है जना. अ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स टुगेदर फॉर्म अ टाउन. दिस टाउन इज नोन एज अ जना. जना का जो हेड होता है उसे कहा जाता था राजा या गोपा. याद रखिएगा, 2 टर्म्स, राजा. ठीक है. राजा या गोपा. बहुत सारे टाउन साथ मिलते हैं और एक सिटी को फॉर्म करते हैं. इस सिटी को हम बोलते हैं महाजनपदा. और महाजनपदा का जो राजा होता है वो बहुत बड़े बड़े ये लेता है, बहुत बड़े बड़े नाम लेता है. ही टेक्स नेम्स लाइक महाराजा, महाराजा, अधिराजा, ये सब टाइप के टर्म्स हम कुछ देर में अब देखेंगे. फिलहाल चलिए, मैंने आपको महाजनपदा का मतलब बता दिया है. अ ग्रुप ऑफ टाउन्स टुगेदर फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ मेट्रोपॉलिटन स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ महाजनपदा. अब आपके मैप में आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं. एक का नाम ले लो मगध, एक ले लो काशी, माला, वृज्जी, अंगा, चेतिया, वत्स, मत्स्य, शौरसेना, कुरु, पंचाल, कोसला, गंधार, कंबोज, ये सब टाइप के आप बहुत सारे नाम देखोगे. चलिए हम पहले डिटेल में करते हैं कि ये महाजनपदास कैसे बना. ये क्यों हुआ कि आप देखते हो कि मगधन एम्पायर में आप देखोगे फ्यूचर में मौर्यास आए. ये मौर्यास कहाँ से आए? आप देखोगे मैक्सिमम सेंटर ऑफ एक्टिविटी जो होता है एंशिएंट एज में वो होता है यूपी बिहार के एरिया में. वाई यहाँ पर क्यों होता है, ये सारी चीजें अब हम इस वीडियो में समझेंगे. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. अब ये जो कहानी होती है वो स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी बीसी से. ठीक है. 6th सेंचुरी बीसी से ये कहानी स्टार्ट होती है. यहाँ पर आप क्या देखते हो, सबसे पहले हरनायक डायनेस्टी आता है. देखो, हरनायक के पहले भी एक डायनेस्टी था जिसका नाम था बृहद्रथ. ठीक है. बृहद्रथ डायनेस्टी था, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस डायनेस्टी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है. वी विल स्टार्ट ऑफ विद द हरनायक डायनेस्टी. और हरनायक डायनेस्टी जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहले और उसके सबसे नॉट पहले, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है उनका नाम रहता है बिंबिसार. और बिंबिसार जो है वो 544 से लेके 493 बीसी तक काम करते हैं. चलिए मैं आपको बिंबिसार के पॉलिसीज के बारे में बताती हूँ. बिंबिसार जो थे वो एक 3 pronged पॉलिसी यूज करते थे. 3 pronged मतलब ट्रिपल पॉलिसी था उनका. 3 तरह से वो अपने लोगों को ये करते थे, टेक ओवर करते थे. सबसे पहला जो उनका पॉलिसी था दैट वाज द पॉलिसी ऑफ मैरिज. वो सबसे पहले क्या करते थे, लड़कियों से शादियां करते थे. तो अगर आप किसी भी जगह से किसी भी फैमिली में अगर आप शादी कर लोगे, सबसे अच्छा क्या बनेगा, आपका उस फैमिली में बहुत अच्छा गुडविल बनेगा. नंबर 1, मैरिजेस से आपको क्या मिलता है, यू गेट गुडविल. आपका बहुत अच्छा गुडविल बन जाएगा. भाई आप दामाद हो, दामाद की तो रक्षा करनी है, दामाद को तो गिफ्ट्स देने हैं. अब ये गिफ्ट्स में क्या होगा, आपका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाएगा. आप बहुत सारा लैंड आपको मिल जाएगा. तो सबसे पहला डाउरी मिलेगा. डाउरी में यू विल गेट लैंड. एंड नंबर 3, ये जो आपके अलायंसेस बनेंगे, ये अलायंसेस आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे. ये जो आपके अलायंसेस बनेंगे ये कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे. उसके बाद इन्होंने बोला कि एक तो मैं शादी करूंगा, दूसरा जिनसे मैं शादी नहीं करना चाहता, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, उन्हें मैं कर लूंगा कॉन्कर.
मैं उनके साथ लड़ूंगा वॉर। आई विल डू वॉट, आई विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। और उसके बाद मैं भाई इससे शादी नहीं कर सकता, मैं जिससे लड़ना नहीं चाहता, मैं उससे क्या करूंगा, आई विल डू फ्रेंडशिप विद दिस इंडिविजुअल। और ये जो 3 pronged पॉलिसी आप देखोगे बिंबिसार का, ये उनके पूरे रूल के टाइम में चलता है। सबसे पहले चलिए एक एक करके सबको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट हिज मैट्रिमोनियल अलायंसेस। देखिए एक लिटरेचर है, ठीक है, जिसका नाम है महावग लिटरेचर। महावग लिटरेचर ये कहता है कि बिंबिसार की 500 वाइफ्स थी, ठीक है, ही हैड 500 वाइफ्स, बट देन अगेन ये लिटरेचर है, इसकी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता। बट यूपीएससी में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से किताब में उनकी शादियों के बारे लिखा है, तो इट इज द महावग लिटरेचर जो ये कहता है कि उनकी 500 बीवियां थी, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब उनकी जो पहली वाइफ थी वो थी महाकोसाला देवी। अब इससे आपको समझ में आ रहा है, नाम में ही कोसाला आता है, तो भाई कोसाला की वो देवी थी, शी वाज द प्रिंसेस ऑफ कोसाला, ठीक है। उनके भाई का नाम था प्रसंजीत, ये याद रखिएगा, उनके भाई का नाम था प्रसंजीत। और प्रसंजीत से उनकी बहन से शादी कर लिया उन्होंने, महाकोसाला देवी से उन्होंने शादी कर ली। और उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला किंगडम ऑफ काशी। काशी का किंगडम उन्हें मिल गया दहेज में, डाउरी में ही रिसीव्ड काशी। चलिए इस मैप को वापस से देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका मगध है, मगध से उन्होंने एक्सपैंड किया और अपनी शादी से उन्होंने सबसे पहले काशी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब कोसला के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, यानी कि कोसला उन्हें अब कभी अटैक नहीं करेगा। अब इनके बगल में देखिए, इसके बाद आपको कौन सा एम्पायर दिखता है, इसके बाद आपको एम्पायर दिखेगा वज्जी का, दिख रहा है सबको वज्जी, ठीक है। देखो वज्जी जो था ना, वो एक कॉन्फिडरेसी था, इसका स्पेलिंग आप VAJJI करके भी पाएंगे बहुत सारे बुक्स में, तो प्लीज स्पेलिंग से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो वज्जी जो था ना, इट वाज अ कॉन्फिडरेसी। कॉन्फिडरेसी का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडरेसी का मतलब है बहुत सारे इलेक्टेड किंग्स थे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्टेड किंग्स थे। और इन किंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट किंग जो था, सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर था, इसे आप कहते हैं लिच्छावी, लिच्छावी का राजा। अब उन्होंने देखा कि मेरे बगल में एक आपका वज्जी एम्पायर है, मुझे वज्जी एम्पायर को भी पटाना होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने और एक शादी कर ली। इनकी दूसरी वाइफ का नाम था चेलना, जो कि लिच्छावी प्रिंसेस थी। तो आप देख रहे हो किस तरह से उन्होंने अपना ये बढ़ाया। उन्होंने उसके बाद क्या की, चेलना से शादी की। चेलना कौन थी, लिच्छावी प्रिंसेस थी। इनके पापा का नाम था चेतक। चेतक वॉज द फादर ऑफ चेलना who was the king of the लिच्छावीज। और इसके बाद आप क्या देखते हो कि ये बहुत अच्छी तरीके से भाई इस एरिया को भी एक तरीके से अपने अंडर ले लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर वो और एक शादी करते हैं, ठीक है। सीधे वो 4 मैरिजेस, मैंने एक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, और एक थर्ड शादी के बारे में आपको बताऊं। इसके बाद आप क्या देखोगे, इन्होंने ना वसावी के साथ विवाह किया। वसावी, ये वसावी कहाँ की है मैडम, ये वसावी है विदेहा की, विदेहा की प्रिंसेस थी वसावी। और इसके बाद इन्होंने माद्रा की प्रिंसेस यानी कि खेमा से शादी की। तो हमारे पास 4 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जिससे हम देखते हैं कि बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की। सबसे पहला हमने किसको देखा है, वापस से लेट अस गो टू द मैप ताकि आपको मैप से समझ में आए। तो हमने देखा है कि ये मगध एम्पायर भाई इनका है। मगध एम्पायर के बाद ये काशी, इन्हें ये कोसला की रानी से शादी करते हैं। कोसला की रानी से शादी करने के बाद इन्हें काशी मिल जाता है, ठीक है। फिर ये वज्जी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से शादी कर लेते हैं, लिच्छावी प्रिंसेस। उसके बाद वो विदेहा की रानी से भी, वसाला से भी वो शादी कर लेते हैं। और फिर आप क्या देखते हैं कि वो माद्रा, यानी ये जो एरिया है माद्रा एरिया, इस एरिया की एक चीफ्टन की बेटी से वो शादी कर लेते हैं। यस, सो 4 वाइफ्स ही हैड, 1 वाज महाकोसाला देवी, 1 वाज चेलना, 1 वाज वसावी एंड 1 वाज खेमा, ठीक है। ये तो हो गया इनका पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि बिंबिसार अपना पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट करते हैं। अब इसके बगल में आप एरिया देखिए,
इस जगह का नाम है अंग। सबको दिख रहा है अंग, दिस एरिया अंग। अब ये अंग का जो एरिया था, इफ यू सी इट वाज इन द मॉडर्न डे बंगाल एरिया। और आपको पता है कि बंगाल का जो लैंड है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है, बहुत अच्छी खेती होती होगी। अगर खेती अच्छी होती होगी यानी कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि बहुत ही रिच एंड प्रॉस्पेरस जगह है। तो अंग को बिंबिसार ने शादियों से नहीं माना। क्यों नहीं शादी की थी बताइए, व्हाई डिड ही नॉट ट्राई? यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ के जो रूलर थे पहले, उनका नाम था बृहदत्ता। अब बृहदत्ता ने क्या किया था, बिंबिसार के फादर को वॉर में हराया था। तो अपना बदला लेने के लिए, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि अंग बहुत एक्सपेंसिव जगह था, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस एरिया था, उन्होंने अंग को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। तो उनके करियर का एक ही कॉन्क्वेस्ट था जो था अंग, और अंग बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था। सो गाइस कैन यू नोटिस वन थिंग कि बाय द एंड ऑफ द टाइम जब बृहद्रथ खत्म हो जाते, कितना बड़ा जगह उन्होंने ऑलरेडी काशी के लिए ये कर लिया है, उन्होंने मगध के लिए ये कर लिया है, एंटायर एरिया। इसके अलावा अगर आप देखो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी है, यस यहाँ पर भी उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो जस्ट अंडरस्टैंड इज लाइक दिस कि बृहद्रथ ने अपने टाइम में, बिंबिसार ने अपने टाइम में बहुत हद तक मगध को बड़ा कर दिया था। ठीक है, मैक्सिमम जो उनका हुआ था मैट्रिमोनियल अलायंसेस से हुआ था, और सेकेंडरी जो उनका हुआ था दैट हैड हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। अब देखिए, अब एक और लास्ट ऑप्शन है इनके पास। इन्होंने ना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी किया था। भाई कैसे कैसे फ्रेंडशिप निभाया था, डिप्लोमेसी यूज किया था, ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी भी यूज करते थे, ही वाज अ वेरी गेबल रूलर। तो उन्होंने क्या किया था, भाई डिप्लोमेसी भी यूज की थी। आप क्या देखोगे, दिस एरिया इज नोन एज अवंती। देख रहे हो अवंती का एरिया, यस। बहुत लोग बोलेंगे कि मैम अवंती यहाँ पर भी था आपका, तो डोंट वरी, वो एक दूसरा जगह था, मैं अभी इस अवंती की बात कर रही हूँ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 600 BC, धीरे धीरे नाम चेंज होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, अवंती का एरिया है। अवंती के राजा का नाम था चंदा प्रद्योता। और चंदा प्रद्योता क्या था, ठीक है, चंदा प्रद्योता क्या था, ही वॉज नॉट वेल। ठीक है, चंदा प्रद्योता को उन्होंने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिशियन था जिसका नाम था जीविका, जीवाका को इनके पास भेजा, और जीवाका को बोला प्लीज आप है ना इनका ख्याल रख दो। सो व्हाट यू सी इज अलोंग विद दिस एरिया, ये जो एरिया था जो इसके अंडर में ही आता था, ठीक है, इसके अंडर में ही आता था, ये भी इनके अंडर में आ गया। नाउ चेतिया वत्स जो थे, चेतिया वत्स ये अवंती के राजा के अंडर थे। तो चेतिया और वत्स भी अब इन्हें अटैक नहीं करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो एरिया कैप्चर कर लिया, शादी कर ली। भाई लोगों के दिमाग में सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसे आप बोलोगे, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, भाई सॉफ्ट डिप्लोमेसी ज्यादा यूज किया, वॉर ज्यादा यूज नहीं किया। एंड व्हाट यू सी इज ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया पे इन्होंने अच्छी तरीके से अपना पूरा पावर कंसोलिडेट कर लिया। अब देखिए, किसी भी एरिया को बड़ा बनाने के लिए हम आपको 3 से 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले यू नीड टू एक्सपैंड योर टेरिटरी। ठीक है, नंबर 2 आपको क्या करना है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इफेक्टिव, मतलब बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, एकदम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे लोग आपके अंडर खुश रहें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, यू नीड प्रॉपर मनी। अरे पैसे रहेंगे तभी ना आर्मी मेंटेन करेंगे, पैसे रहेंगे तभी ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर पाएंगे, राइट। और उसके बाद आपको क्या देखना है, यू शुड हैव लॉयल पीपल, यू शुड हैव लॉयल पीपल इन योर किंगडम। यस, अब देखिए यहां पर आप क्या देखते हो, बिंबिसार जो थे उन्होंने टेरिटरी तो अपने अंडर ले लिया, 3 pronged पॉलिसी निकाला भाई, एक फ्रेंडशिप का, एक मैट्रिमोनियल अलायंस का, एक कॉन्क्वेस्ट का, उससे उन्होंने टेरिटरी ले लिया। बट बिंबिसार ने अपने टाइम में बहुत अच्छे से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सेटअप किया था। उन्होंने प्रॉपर तरीके से कनाल्स बनाए थे, कनाल्स बना दिया, उन्होंने रोड्स बना दिया ताकि लोग आना जाना कर पाए, अच्छे से ट्रेड वगैरह हो पाए। इस रीजन से क्या हुआ, लोगों के पास अगर पैसे बढ़ गए, पीपल स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस। और ये जो टैक्सेस थे इससे इन्होंने 2 चीजें की, एक इन्होंने अपना आर्मी एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया, और दूसरा इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी खर्चा किया। इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर सेट ऑफ मिनिस्टर्स को चुना, और ये जो सेट ऑफ मिनिस्टर्स थे वो पूरी तरीके से दे वर प्रॉपरली ट्रेन्ड, दे वर दोज पीपल हु वर बेस्ड ऑन मेरिट। यानी ये कोई नहीं था डायनेस्टिक सिस्टम कि पापा का बेटा आ गया, इस तरह से कुछ नहीं था, प्रॉपर तरीके से मेरिट के बेसिस पे इन्होंने लोगों को चुना। तो बहुत ही फेयर तरीके से इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन किया था।
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे इनका नाम था संबक्ताज। संबक्ताज, ठीक है, संबक्ता नाम था। और देयर वर सम जुडिशियल ऑफिसर्स जिसका नाम था वोहारिका। वोहारिका, तो एक थे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स संबक्ता, एक थे आपके जुडिशियल ऑफिसर्स वोहारिका, ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से उन्होंने विलेज को डिवाइड कर दिया था। इन्होंने बोला था भाई टैक्सेस दो, टैक्सेस वुड बी 1/6 ऑफ द टोटल लैंड रेवेन्यू, जितना भी लैंड रेवेन्यू उसका 1/6 हिस्सा आप मुझे दे दो, ठीक है। और अपने रिलीजियस अफेयर्स में भी बिंबिसार बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन जैनी, कौन बुद्धिस्ट, ऐसा कुछ भी उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। सो ही वाज कंप्लीटली नॉर्मल, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब देखिए क्या हुआ था, बिंबिसार को उनके खुद के बेटे यानी कि अजातशत्रु ने क्या किया था, इन्होंने टोटली अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और हत्या करके उन्होंने अपना थ्रोन जो था वो उन्होंने अपटेक कर लिया था और वो खुद अपने आप को राजा बना। और हिस्ट्री का एक स्टडी आपको क्या बोलेगा कि अजातशत्रु जो थे ना, ही वाज अ वेरी क्रूअल रूलर। ही वॉज अ वेरी क्रूअल रूलर। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि यू नो किसे अटैक कर रहे हैं, किसे नहीं अटैक कर रहे हैं, कैसे अटैक कर रहे हैं, कैसे नहीं अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था ना, फादर का जो पुराना पॉलिसी था कि मैं सबको खुश रखूं, उन्होंने लिटरली सबको गुस्सा दिला दिया था। सबसे पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लीजिए मगध का, कोसला का। कोसाला की रानी का नाम अगर आपको याद है, इट वॉज महाकोसाला देवी, ठीक है। और महाकोसाला देवी जो थी वो किसकी बहन थी, प्रसंजीत की सिस्टर थी। और कहाँ की प्रिंसेस थी, वो कोसला की प्रिंसेस थी। तो जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या कर दी, महाकोसाला देवी बहुत दुखी हो गई और लिटरली दुख में ना उनकी डेथ हो गई। इससे क्या हुआ, प्रसंजीत जो थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। ही सेड भाई मैंने काशी दिया है डाउरी में, उसके बाद भी तुमने मेरे ब्रदर इन लॉ को इस तरह से मारा है। एक काम करो, मैंने जो तुम्हें काशी दिया था वो काशी तुम मुझे वापस करो। अजातशत्रु बड़ी अच्छी तरीके से आप देखोगे कि स्माइल करते हैं, ठीक है। स्माइल करते हुए बोलते हैं तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें वापस करना चाहता तो क्या मैं इस जगह को अभी रखता, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कोसला और मगध के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बहुत दिनों तक ये लड़ाई चलती रहती है। फाइनली क्या होता है, प्रसंजीत बोलते हैं कि भाई जाओ तुम जो है ना अजातशत्रु, तुम जाओ काशी को ले लो, यू टेक काशी, काशी तुम्हारा ही रहेगा। तो ये बोलते हैं भाई तुमने मुझे बड़ा तंग किया, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ। प्रसंजीत शौक हो जाते हैं, क्या करूं आपके लिए, तो बोलता है तुम्हारी बेटी है उससे मेरी शादी करा लो। तो प्रसंजीत क्या करते हैं, अपनी बेटी वजीरा क्या शादी करा देते हैं विद अजातशत्रु। सो आप क्या देखते हो, एक तरीके से काशी अभी भी इनके अंडर रह रहा है और इसके अलावा उन्होंने कोसला के राजा को सब्जुगेट कर दिया है। यानी अब कोसला का जो राजा है वो उनके अगेंस्ट में नहीं है, वो उनके अंडर में रहेगा। वेरी गुड। अब ये किसके बेटे थे मैं आपको बताऊं, ही वॉज द सन ऑफ द लिच्छावी प्रिंसेस। लिच्छावी की प्रिंसेस थी, सबको याद है, चेलना। यस, चेलना थी। कहाँ की थी भाई, ये वज्जी की थी, सबको याद है ना। वज्जी, चेलना की प्रिंसेस, लिच्छावी प्रिंसेस चेलना और बिंबिसार के बेटे थे अजातशत्रु। तो इन्होंने अपने नाना को भी नहीं छोड़ा। व्हाट ही डिड इज दैट, इन्होंने ना वज्जी को भी बहुत ज्यादा ये कर दिया। अब देखो मैप में, मैप में आप अगर देखते हो इन्होंने क्या किया ना, वज्जी को वज्जी के साथ लड़ने के लिए इन्होंने प्रॉपर एक तरीके से यहाँ पर एक फोर्ट्रेस बना दिया, ठीक है, एक फोर्ट टाइप का वॉल्ड सिटी बना दिया। और ये जो वॉल्ड सिटी है गाइस, ये फ्यूचर में जाके बन जाती है पाटलिपुत्र। और यहाँ से वॉल सिटी बनाने के बाद ही स्टार्टेड फाइटिंग विद द विज्जीज। तो इन्होंने अपनी नानी के घर वालों को भी नहीं छोड़ा, लिटरली डिड नॉट लीव हिज ओन नानी का घर। अब सबको ये बात पता था, ये बोलते हैं ना एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता। सबको पता था कि अजातशत्रु तभी महान राजा बन सकता है जब वो वज्जी के 36 राजाओं को हराएगा, ठीक है। वज्जी वाज मेड अप ऑफ 36 रिपब्लिकन स्टेट्स, ठीक है, 36 लीडर्स थे इसके। तो सबको पता था कि अजातशत्रु को अगर पावरफुल बनना है तो अजातशत्रु को वज्जी को हराना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके वो इस एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि अजातशत्रु ने बहुत सारे रीजंस की वजह से वज्जी के साथ उनकी लड़ाई हो गई। पहला तो रीजन ये था कि भाई उनके दो भाई थे, एक का नाम था
देखिए डिफरेंट लिटरेचर जो है डिफरेंट रीजंस देते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उनमें से ही हैड 2 ब्रदर्स, ठीक है, एक का नाम था हाला एंड दूसरे का नाम था वेहाला, ठीक है। और ये दोनों ने क्या किया था, इन्होंने स्टेट का रॉयल एलिफेंट को चुरा लिया। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा ज्वेल था, जो एक नेकलेस था, जो उनके फादर बिंबिसार ने दिया था। अजातशत्रु चाहते थे कि वाला वेलहाला को वो अपने पास रखे एंड वाला वेलहाला जो थे वो विज्जी जाके छुप गए। तो इन्होंने वृज्जी के 36 राजाओं को बोला कि भाई मेरा भाई मुझे वापस करो, वो मेरी बहुत सारी चीजों को लेकर भागा है। विज्जी वालों ने बोला नहीं भेजेंगे। तो एक वो रीजन था। दूसरा क्या था, अगर आप इस एरिया को नोटिस करोगे, दिस लाइज इन द छोटा नागपुर प्लेटो। और आपको पता होना चाहिए कि जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जब आप बात करते हो मिनरल्स के बारे। तो ये दोनों जगहों के बीच एक तरीके से एक ट्रीटी सा हुआ था कि यहाँ से दोनों इक्वल मिनरल्स उठाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंड इज, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि लिच्छावी के राजाओं ने इस ट्रीटी को वायलेट किया। सो 2 रीजंस, एक था कि भाई वृज्जी वालों ने इनके भाइयों को शरण दी थी एंड सेकंड रीजन वाज द मिनरल माइन, ठीक है, मिनरल माइन या ज्वेल माइन जो भी आप इसे बोलो, ठीक है, मिनरल माइन था। 2 रीजन से इनकी लड़ाई हुई। तो इनसे लड़ने के लिए इन्होंने गंगा के तट पर, ठीक है, एक पूरा एम्बैंकमेंट बनाया था और ये धीरे धीरे पाटलिपुत्र बन गया जो हमारा मॉडर्न डे पटना है, ठीक है, और फ्यूचर में ये मगध का कैपिटल भी बन जाता है। ये करने के बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर। इमीडिएटली क्या होता है, पूरी तरीके से लिच्छावी जो है हरा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला ना, पावर ऑफ द वॉर ऑफ द टाइटन्स था ये। बहुत लोग आपस में लड़ रहे थे, दोनों बड़े बड़े कॉन्फेडरेसीज थे। तो इन कॉन्फेडरेसी का देयर इज अ स्टोरी, आई टेल यू द स्टोरी। ये 36 किंग्स जो थे ना, दे वर यूनाइटेड, ठीक है, एंड अजातशत्रु के जो कंटेम्पररी थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे आप लोगों ने सुना होगा। तो गौतम बुद्ध के बाद अजातशत्रु जाते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध, अजातशत्रु गोज टू गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बाद जाने के बाद वो गौतम बुद्ध को बोलते हैं भाई बुद्धा जी मुझे ना वज्जी को हराना है, मैं कैसे हराऊं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि ये लोग कैसे रहते हैं बताओ तो अजातशत्रु इन्हें बताते हैं कि भाई ऐसा है कि ये सारे के सारे लोग ना एक साथ एकजुट रहते हैं। तो इन्होंने बोला देखो ये सारे के सारे राजा यूनाइटेड है और ये यूनाइटेड है इसीलिए तुम इन्हें कभी नहीं हरा सकते, तो तुम है ना वज्जी का सपना छोड़ दो। अजातशत्रु ने इस स्टेटमेंट को ना डिफरेंट तरीके से ले लिया। ही रियलाइज्ड कि भाई मैं किस तरीके से भाई इनका मतलब है कि ये यूनाइटेड है इसीलिए नहीं हरा सकता, यानी कि अगर ये डिवाइडेड होंगे तब तो मैं इन्हें हरा लूंगा। सो ही टुक आउट एन आंसर फ्रॉम बुद्धा स्टेटमेंट एंड व्हाट ही डिड इज, उन्होंने अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जिसका नाम था वसकारा, उसे इन्होंने भेज दिया वज्जी में और इन्होंने इसे बोला कि भाई वहां पर जाओ, इन 36 राजाओं के बीच फूट डालो, होता नहीं है सबके बीच लड़ाई लगा दो। वसकारा वहां पर गया, 3 सालों तक वो वज्जी में था और 3 सालों तक उसने वज्जी के 36 राजाओं में बहुत सारा फूट डाल दिया। इसीलिए इसके बाद जब अजातशत्रु इन्हें अटैक करता है तो आप क्या देखोगे कि वज्जी के राजा बहुत बुरी तरह हार गए। तो क्या होता है, एकदम बुरी तरह हार गए। फाइनली यू विल सी कि मगध एम्पायर जो है वज्जी को टोटली ओवरटेक कर देता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी इट ओवर हियर इन द मैप। देखो अब इन्होंने क्या किया है, पहले क्या हुआ था, सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज की गई थी, यू नो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हुआ था। धीरे धीरे बिंबिसार ने इन जगहों को अपने साथ साथ काम करने पे मजबूर कर दिया था। अजातशत्रु ने क्या किया, उन्होंने किया आउटराइट वॉर। और अब आप क्या देखोगे, मगध, काशी, वृज्जी, अंग, ये पूरा एरिया जो है वो इनके अंडर पे है। अब आता है ये एरिया, दिस एरिया ऑफ अवंती। अब अवंती का राजा यहाँ पर भी पूरी तरह से अपना डोमिनेंस बना चुका होता है। और आप क्या देखेंगे, अवंती का राजा जो होता है चंदा प्रद्योता, जो याद कीजिए बिंबिसार के टाइम पे एक फ्रेंड बन चुका था मगध का। यहाँ पर आप क्या देखते हो, चंद्रा प्रद्योता एकदम गुस्सा हो जाता है कि पता नहीं यार ये आदमी क्या कर रहा है, मतलब इस तरह से वॉर कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो डर जाता है। इसी टाइम पे आप क्या देखोगे, अजातशत्रु ने अपना फोर्टिफिकेशंस बनाया और इमीडिएटली खुद को बचा लिया। तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज इवन दो चंदा प्रद्योता वाज रेडी टू फाइट हिम, इन्होंने अपना खुद का जो एम्पायर था उन्होंने पूरी तरीके से डिफेंड कर लिया था।
and so he was a great king because he not only conquered but he protected his own empire. ठीक है, अब अगर हम रिलीजन की बात करेंगे, आप लोगों को याद है मैंने बुद्धिज्म में आप लोगों को बुद्धिस्ट काउंसिल्स कराए थे. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल गाइस किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजात शत्रु. अगर आप सबको याद है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर अजात शत्रु इन राजगृह. और आप क्या देखोगे कि बुद्धिज्म को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया था. इनफैक्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अलावा इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट चैत्य बनाए हैं. मेनी चैत्यास ही हैज मेड. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट अजातशत्रु. अब देखिए, इन अजातशत्रु के बाद उनके बेटे आते हैं उदयभद्र. ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बुक्स में आप क्या देखेंगे, उदयभद्र को उदयन भी कहा गया है. सो बोथ ऑफ दीज नेम्स आर करेक्ट. ठीक है, और अगर आपको ये सुनने को मिलता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया है, ये कॉन्सेप्ट गलत है. ठीक है, उदयभद्र वाज द पर्सन जिन्होंने उसे अच्छी तरीके से डेवलप किया था. ही वाज नॉट द पर्सन हु लेड द फाउंडेशंस वर लेड बाय अजातशत्रु. ये याद रखिएगा. अब अजातशत्रु के बेटे थे उदयभद्र. ठीक है, और आप क्या देखोगे, मगध और अवंती में कंप्लीटली अभी भी लड़ाई चलती जा रही है. अवंती के राजा प्रद्योता को रोक तो दिया था, मगर क्या हुआ था कि अभी भी इन दोनों के बीच लड़ाई चलती जा रही है. तो आप क्या देखोगे कि इस बार उदयन ने या उदयभद्र ने बड़े आराम से अवंती के राजा पालका को हराया था. ठीक है, पालका को हराया था और उसे हराकर उन्होंने अवंती के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था. ठीक है, सो फाइनली व्हाट यू कैन सी इज द एम्पायर हैज नाउ टेकन ओवर दिस प्लेस ऑल्सो. सिंस इट हैज टेकन ओवर दिस होल एरिया, आप देखोगे वत्स, चैत्या एंड अवंती ऑफ दिस एरिया, ये पूरा एरिया उदयन के अंडर में आप देखते हो इनके पास आ गया है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आई होप नो डाउट्स आर. उदयभद्र के बाद उनके और भी बेटे आते हैं. एग्जाम्पल ले लो अनुरुद्ध, उसके बाद आते हैं आपका मुंडा, फिर आते हैं नागदशका. अब देखो, समझना लॉजिकली, ये सारे लोगों को ना सोसाइटी ने के साथ एक बहुत बड़ा ब्लॉट लग गया था इनके ऊपर, द ब्लॉट ऑफ पैरिसाइड. पैरिसाइड मतलब जो इंडिविजुअल अपने खुद के पेरेंट्स को मारता है उन्हें पैरासाइडल बोलते हैं. और सोसाइटी में आप नॉर्मली सोचो ना, आपने अपने पिता की हत्या कर दी, आपका कितना इज्जत रहेगा. तो बहुत सारे लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे. इसके अलावा आप क्या देखोगे ना कि they were very, these rulers Anuruddh, Munda and Nagdasaka, they were very bad rulers, so they were weak and they had done parricide. तो आप क्या देखते हो, ये जो डायनेस्टी था लोगों में बहुत ज्यादा इनका नाम खराब हो चुका था. इट इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप देखोगे कि इनके एक मिनिस्टर जिसका नाम था शिशुनागा. ठीक है, शिशुनागा ने नागदशका का रूल को उठाकर बाहर फेंका और उन्होंने अपना एक डायनेस्टी लगा दिया और इस डायनेस्टी का नाम था द शिशुनागा डायनेस्टी. ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखते हो, इन्होंने अवंती, वत्स, कोसला को पूरा डिफीट कर दिया और पूरा टेरिटरीज को एनेक्स करके मगध के अंदर ले लिया. शिशुनागा के बेटे का नाम था काल अशोक और काल अशोक के टाइम में आप देखोगे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इनके टाइम पे. यानी कि क्या, ही वॉज अ ग्रेट प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिज्म. ये तो सबको समझ में आ रहा है. इन्होंने क्या किया, पहले जो कैपिटल था इन लोगों का, अच्छा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड एट वैशाली, सबको अगर पता है. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, मैं रिमाइंड कर रही हूँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड अंडर अजातशत्रु. ठीक है, एंड इट हैपेंड इन राजगीर. सेकेंड वाला जो हुआ था वो हुआ था, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में. इट हैपेंड अंडर शिशुनागा किंग काल अशोक. ठीक है, अब काल अशोक के बारे देखिए क्या है, इन्होंने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बना लिया था. ही हैड मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल. मतलब देखिए, अजातशत्रु ने इसे पूरी तरीके से उसका नींव रख दिया था. उदयन को आप क्या देखते हो, उसे डेवलप कर दिया था. एंड इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझकर शिशुनाग ने क्या किया, इसे अपना कैपिटल बना लिया. ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस देखना चाहते हो कि किस सीक्वेंस में कैपिटल्स बदले हैं, सबसे पहले गिरिराज था, उसके बाद राजगीर बन गया
और राजगीर के बाद आप देखोगे कि कैपिटल आपका चला गया पाटलिपुत्र को। नाउ सी, अब देखिए इसके बाद आप क्या देखते हो कि काल अशोक के जितने भी सक्सेसर्स थे कोई थ्रोन पे नहीं आ सका। काल अशोक वाज मर्डर्ड इन अ पैलेस कॉन्स्पिरेसी, उनके खैर किसी मिनिस्टर ने उन्हें हराया होगा। एंड मैक्सिमम टेक्स्ट ये बोलते हैं कि जिन्होंने उन्हें नंदा डायनेस्टी को बनाया था शायद उसी इंसान ने उन्हें भी मरवा दिया। तो अब आप क्या देखते हो, नंदा रूलर आए थे, ठीक है, बहुत सारे। पहले जो पद्मा रूलर थे, नंदा रूलर, महापद्मानंद उग्रसेना, नाम को याद रखिएगा, महापद्मानंद उग्रसेना। पुराणों के हिसाब से महापद्मानंदा ने सारे के सारे क्षत्रिय रूलर्स को हरा दिया था, क्षत्रिय रूलर्स को हरा दिया था, ठीक है। यानी कि व्हाट ही हैड डन इज कुरु, मैथाल, सूरसेना, आई जस्ट शो यू इन द मैप, आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। देखो कोसाल को तो हमने देखा है, इन्होंने हरा दिया। अब भाई महापद्मानंदा ने क्या किया, पंचाल, कुरु, शौरसेना, मत्स्य, पूरा इस एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया। टेक्निकली अगर आप देखते हो पूरा नॉर्थ का एरिया इन्होंने अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया था और इस सारे एरिया को उन्होंने अपने तरफ एनेक्स कर लिया। तो पहले जैसे रूलर्स फ्यूडिटरीज रखते थे, इन्होंने फ्यूडिटरीज नहीं रखा था। महापद्मा ने साउथ की तरफ भी चले गए, तो आप देखते हो आसका किंगडम को भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया। सो नाउ डू यू सी हाउ मगध एम्पायर हैड बिकम सो लार्ज, इट हैड टेकन ओवर ऑल द महाजनपदास दैट वर पॉसिबल, ठीक है। और ये करने के बाद इन्होंने मगध को सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस बना दिया था। बोलेंगे मैडम कहाँ से मिला ये इन्फॉर्मेशन, रिमेंबर वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुराण। बोलेंगे मैडम हिंदू लिटरेचर ने एक राजा को जिसने क्षत्रिय को हराया उसे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया? इंपॉर्टेंस इसलिए दिया बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड कि जो नंदा डायनेस्टी है दैट वाज अ टाइप ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी। तो इनके ब्राह्मणिज्म की वजह से इन्हें बोला गया था इन्हें बोला गया था कि भाई दे वर द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियस, ठीक है। अच्छा अब देखिए नंदा के बाद उनके बाद के रूलर्स के बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया। काफी सारे रूलर्स थे बट उनके नाम कुछ खास हमें मेंशन नहीं मिलते हैं। आप क्या देखोगे जो लास्ट रूलर था उसका नाम था धनानंद, ठीक है। और धनानंद जो था ही वॉज नोन फॉर हिज आर्मी, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा मतलब ही वॉज वेरी वेरी, अगर आप देखोगे धनानंद का मतलब क्या होता है, धनानंद का मतलब होता है वर्शिपर ऑफ अ मैमन, मतलब सबसे बड़ा जो जानवर है उसका जो वर्शिपर है उसका नाम है धनानंद। ये जो थे ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर। आप लोगों ने सुना होगा कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो इंडिया की तरफ आ रही थी और आपने सुना होगा कि अलेक्जेंडर जब पंजाब के फ्रंटियर में आ गए थे उनके सोल्जर्स और आगे नहीं जाना चाहते थे। इसके दो रीजंस थे। एक रीजन था कि उन्होंने सुनने में आ गया था कि इंडिया में धनानंद करके एक रूलर है और इस रूलर के ना बहुत बड़ा आर्मी है और अगर हम यहाँ जाएंगे हमें ये धनानंद ना मार ही डालेगा। एक तो हम थक चुके हैं, होमसिक है। There were two reasons why they did not come. एक तो वो होमसिक थे और दूसरा वो धनानंद से डर चुके थे। Everyone knew कि धनानंद ना जो रूलर है यहाँ का, जो राजा है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और धनानंद को अगर कोई अटैक करेगा धनानंद उसे नहीं छोड़ेगा। इस डर से अलेक्जेंडर के आर्मी ने भी टेक्निकली इंडिया में नहीं आया। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद धनानंद, कि धनानंद जो थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल रूलर थे। नॉट क्रूअल, आई से ही वाज अ वेरी रूड मैन, ठीक है। ही वॉज वेरी रूड, ठीक है, बहुत रूड थे। पहला तो वो रूड थे, दूसरा वो काफी क्रूअल थे, ठीक है। वाई आर वी सेइंग क्रूअल? देखो रूड क्यों थे कि कोई भी इंसान अगर उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता था उसको वो बड़ी बुरी तरीके से इल ट्रीट करते थे। यहाँ पर ना एक स्टोरी आता है, आप लोगों ने चाणक्य का नाम सुना होगा और इसमें आप लोगों ने देखा होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य जिसे आप बोल सकते हो। देखो क्या हुआ था, धनानंद ना अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनसे ना वो बहुत उन्हें फ्लॉक कर करके मार पीट के बहुत बुरी तरीके से टैक्सेस वसूल करते थे। भाई इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करनी है, आर्मी मेंटेन करना है तो टैक्सेस की तो जरूरत होगी ही और इस टैक्सेस के लिए बड़ा मार पीट कर वो क्रूअल्टी से पैसे निकालते थे। तो चाणक्य जो थे, चलिए मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। चाणक्य जो थे वो इस गंधार के एरिया में रहते थे और वो ये देख रहे थे कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स अंदर की तरफ जा रहे थे और चाणक्य जो थे ही वाज अ प्रो इंडियन, मतलब बहुत बड़े, मतलब उनके दिल में भारत माता में ये लोग आ रहे हैं, इस तरह का उनका दिमाग में आ चुका था। तो व्हाट ही डिड इज ही रियलाइज्ड
कि द ओनली वे इंडिया कैन बी सेव्ड इज अगर एक बहुत मेजर राजा है वो आके इधर गंधार को अपने अंडर ले लेगा, और अगर गंधार को वो अपने अंडर ले लेगा तो वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर देगा। तो उन्होंने धनानंद के बारे सुना एंड ही सेड चलो मैं धनानंद के पास जाता हूँ, धनानंद को मैं समझाऊंगा कि धनानंद आप अगर मेरे गंधार एरिया को प्रोटेक्ट करोगे तो क्या होगा, कोई फॉरेनर मेरे भारतवर्ष में नहीं आ पाएगा। तो वो बड़ी खुशी खुशी ही गोज डाउन टू धनानंद। चाणक्य जाते हैं धनानंद के पास, पूरा रास्ता से गुजरते गुजरते जाते हैं। अब जब वो इस रास्ते से गुजर के जाते हैं आप क्या देखोगे कि रास्ते में वो इस तरह से देखते हैं कि लोगों को मार लग रहा है, मारपीट लग रहा है, इतना एक्सेसिव टैक्सेशन हो रहा है, जबरदस्ती लोगों से एग्जॉर्ट करके पैसा निकाला जा रहा है। तो वो बड़े प्यार से धनानंद को बोलते हैं कि धनानंद जी आप बहुत बड़े राजा हो। धनानंद खुश, मगर आपसे ना एक गलती है। आपकी गलती ये है धनानंद जी कि आप जो अपने सब्जेक्ट से पैसे लेते हो वो आप बहुत क्रूअल्टी से लेते हो, प्लीज अपना टेक्निक चेंज करो। अब क्या हुआ, धनानंद तो महा क्रूअल। धनानंद ने उसे बोला, बड़ा बेइज्जत किया चाणक्य को, बोला भाई ब्राह्मण हो ब्राह्मण जैसे रहो, भिखारी हो भिखारी जैसा रहो, ऐसे करके बहुत उल्टा सीधा उन्होंने इसे बोला। नाउ व्हाट हैपेंड इज चाणक्य फेल्ट वेरी इंसल्टेड। पूरे कोर्ट के सामने एक ब्राह्मण को उन्होंने बेइज्जत कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि चाणक्य की एक चुटली है, वो अपने अपने बाल में एक चुटली बांध के रखे थे, एक गांठ बांध के रखे थे। उन्होंने उस गांठ को खोला और बोला मेरे केश अब ऐसे ही खुले रहेंगे, मेरे केश जो है वो ऐसे ही खुले रहेंगे, जब तक तुम्हें मैं राजगद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। एंड इट इज अ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट क्लास, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये स्टोरी बताऊंगी। बट इस तरीके से वो वहां से निकलते हैं और बाहर जाकर ही मीट्स चंद्रगुप्त मौर्य, एंड चंद्रगुप्त मौर्य लेटर ऑन दे डिफीट धनानंद और उन्हें पावर से हटाते हैं, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द कॉजेस। अब देखिए, अब मैं आपको एक बार इन चीजों के बारे बता दूं कि इंडिया में फॉरेन इन्वेजन जो हुए थे वो कैसे हुए थे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर मैं समराइज करती हूँ, लेट मी टेल यू व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द मगध। सबसे पहला रीजन आप क्या देखते हो, नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर्स। आप क्या देखते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रूलर्स आते हैं, बिंबिसार जैसे रूलर्स, अजात शत्रु जैसे रूलर्स, एंड देन यू सी उदयन, अपार्ट फ्रॉम दैट शिशुनाग। आप क्या देखते हो, ये सारे के सारे रूलर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे। उनका सपना था कि वो अपने एम्पायर को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाए, इसीलिए मगध राइज करता है। सेकेंड आप क्या देखते हो, ज्योग्राफिकल पोजिशन, इकोनॉमिक पोजिशन एंड कल्चरल पोजिशन। ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पोजिशन जो इस एरिया का है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों, बिकॉज आप क्या देखते हो, ज्योग्राफिकली रिवर्स के बीच में है, बहुत फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है तो इकोनॉमी तो इंक्रीज करेगा ही, और अगर इकोनॉमी इंक्रीज करेगा लोग साथ में मिलेंगे झूलेंगे, कल्चरली ज्यादा बढ़ेंगे। नंबर थ्री, यहाँ पर आप क्या देखते हो, कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे साधन है, ठीक है। इतने सारे रिवर्स है, रिवर्स को आराम से नेविगेट किया जा सकता है, नॉर्थ की तरफ जा सकते हो, साउथ की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा हार्वेस्ट है जो आप इधर उधर दे भी सकते हो। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम जो था इनका, 2 तरह का टैक्सेस दिया जाता था, एक का नाम था बलि, एक का नाम था भाग, और दोनों ही कंपलसरी थे। तो टैक्सेशन सिस्टम वाज वेरी गुड, मनी इनफ्लो वाज ग्रेट, यस। तो आप क्या देखते हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ गए, आर्मी बढ़ा हुआ है, आर्मी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा है, ज्योग्राफिकल पोजीशन अच्छा है, पावरफुल रूलर्स है। तो ये सब क्या है, दीज आर द रेसिपीज ऑफ फॉर्मिंग अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पावरफुल किंगडम। हेंस यू सी दैट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत हद तक दिस एरिया हैड बिकम वेरी वेरी पावरफुल, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि मगधन एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट लुक एट दिस प्लेस, अभी भी ये जो एरिया है ये एरिया पूरी तरीके से अनप्रोटेक्टेड है, यस। और ये वही एरिया है जहां से लोग हिंदुकुश माउंटेन्स को ट्रैवर्स करते हुए इंडिया की तरफ आ सकते हैं। और इस टाइम पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ इंडिया में एंशिएंट टाइम पे या प्री मौर्यन टाइम्स पे 2 मेजर इन्वेजन हुए थे। इन द प्री मौर्यन टाइम्स, मौर्यास के पहले के वक्त पे 2 इंपॉर्टेंट इन्वेजन हुए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे। जो हुआ था इरानियन इन्वेजन इन 518, उसके बाद आप क्या देखते हो, मैसिडोनियन इन्वेजन इन 326 BC। तो पहला जो इन्वेजन था, जो सबसे पहला इन्वेजन आप देखोगे
वो हुआ था आर्किमियन रूलर यानी ईरानियन के रूलर डेरियस द फर्स्ट का। द फर्स्ट पर्सन वाज डेरियस द फर्स्ट, जिन्होंने इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को अटैक किया था इन 518 BC। 518 BC में इन्होंने इंडिया को अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? बिकॉज गंधार के रीजन में कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो इन्हें अपोज नहीं कर पाता। सो ये इन्वेजन तो हुआ था, बट इस इन्वेजन के बहुत सारे फायदे थे। एक, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया। नंबर 1, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा हो गया। नंबर 2, आप क्या देखोगे, खारोश्ती स्क्रिप्ट। खारोश्ती स्क्रिप्ट जो आप देखोगे, बहुत सारे उस वक्त के लोगों ने अपना ये बनाया है। ईरान का जो स्क्रिप्ट था वो स्क्रिप्ट इंडिया में आ गया। ठीक है, तो डेरियस द फर्स्ट आए थे। पहला इन्वेजन प्री मौर्यन का 518 BC, ठीक है, हैपेंड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ऑफ पंजाब। एंड व्हाट यू सी इन दिस एरिया कि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा था एंड खरोश्ती स्क्रिप्ट बन गया। अब आते हैं हमारे मैसिडोनियन इन्वेडर 326 BC में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें हम हिंदी में बड़े प्यार से सिकंदर भी कहते हैं। ठीक है, सिकंदर इंडिया में आए थे। 20 साल की उम्र में वो राज तख्त को उन्होंने ले लिया था और उनका ड्रीम था कि मैं ना पूरा इंडिया को कैप्चर करूंगा, मैं बहुत सारे इंडियाज को मैं कैप्चर करूंगा। और आप क्या देखते हो, इंडिया आने से पहले उन्हें अफगानिस्तान के एरिया में तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां पे था, वहां के रूलर्स को भी इन्होंने हराया था। और आप क्या देखते हो, अभिसार रूलर जो थे उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखते हो कि देयर वाज अ मेजर बैटल, ठीक है, द बैटल ऑफ हाइडफेस बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर और पोरस की कहानी। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट कर दिया था, बट व्हाट यू विल सी इज कि पोरस को बहुत जेनरसली ट्रीट किया था। मगर इसके बाद जब वो और इंडिया की तरफ आना चाहते थे, क्या हुआ था? 2 रीजंस थी। वो लोग बहुत थक चुके थे, उनका आर्मी ना बहुत थक चुका था, बहुत ज्यादा थक चुका था उनका आर्मी। ठीक है, बहुत ज्यादा थक चुका था एंड ये सेड कि हमें वापस जाना है अलेक्जेंडर, हम और वॉर नहीं लड़ सकते। So उनका आर्मी, नंबर 1, his army said we are tired, we do not want to proceed further. And number 2, they were scared of धनानंदा। धनानंद की आर्मी से ये लोग डर चुके थे और इस डर से वो इंडिया नहीं आए। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखते हो, 325 BC में अलेक्जेंडर वेंट बैक, अलेक्जेंडर वापस चले गए एंड 33 इयर्स के एज में उनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या था, इन्वेजन का इफेक्ट क्या था? इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। देखो, नॉर्मली सोचो, एक तो भाई आप चाणक्य वाला इंसिडेंट याद कर लो, दूसरा देखो लोगों जो इस एरिया के लोग हैं, पंजाब के लोग, उन्हें रियलाइज हो गया है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई इन्वेजन नहीं करना है, वी विल नीड व्हाट इज नोन एज नंबर 1, वी विल नीड पॉलिटिकल यूनिटी। और ये पॉलिटिकल यूनिटी हमें पंजाब के एरिया में करनी है और ये काम करना स्टार्ट करते चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। साथ मिलकर ये लोग इस एरिया को पॉलिटिकली यूनिफाई करते हैं और इस पॉलिटिकल यूनिफिकेशन के बाद वो लोग धीरे धीरे अपना माइट बढ़ाते हैं, जिसे बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये वाला कॉन्सेप्ट, साम दाम दंड भेद, इसे लगाकर ये लोग सारे लोगों को, इस एरिया के लोग एंड ऑल द एनिमीज ऑफ धनानंद, सबको अपने तरफ करते हैं और धीरे धीरे वो लोग इन्हें अटैक करने की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे, ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन धीरे धीरे ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट, कल्चर तो करता ही है, बट कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत स्ट्रेंथन कर देता है। और इस स्ट्रेंथ से आप क्या देखोगे, द मगधन एम्पायर इज स्लोली ओवरथ्रोन। So this is the end of this lesson. इसके बाद हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे, किस तरह से एस्टैब्लिश होता है, वो सारी चीजें हम वहां पर पढ़ लेंगे। Thank you so much for watching, guys. If there is any doubt, feel free to text us on our WhatsApp. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye.